हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम कार्डियोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, जिस क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा जाएगा हम उस टॉपिक को भी ब्रीफ में समझेंगे कि क्या है वो टॉपिक, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। ओके, एंड इस टॉपिक से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, वो भी हम साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ए client with a history of type 2 diabetes is admitted to the hospital with chest pain and scheduled for a cardiac catheterization. Which medication would need to be withheld for 24 hours before the procedure and for 48 hours after the procedure? ठीक है, एक पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ का, उसको चेस्ट पेन हो रहा है। अब उसका जो है कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है शेड्यूल्ड है, ठीक है, कि अभी जो नेक्स्ट डे जो है कार्डियक कैथेटराइजेशन होगा। तो कौन सी मेडिकेशन जो है रोक देंगे, हम स्टॉप कर देंगे बिफोर द प्रोसीजर फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे पहले जो है रोक देंगे, एंड फॉर 48 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर के 48 आवर्स के बाद तक नहीं देंगे। तो हियर आंसर इज मेटफॉर्मिन। ओके, मेटफॉर्मिन वो टैबलेट होती है जो कार्डियक कैथेटराइजेशन के 24 घंटे पहले रोक देंगे एंड 48 आवर्स तक हम बाद में भी नहीं देंगे। ओके, अब देखो कार्डियक कैथेटराइजेशन होता क्या है। कार्डियक कैथेटराइजेशन एक डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल प्रोसीजर है, ठीक है। ये क्या करता है, डायग्नोसिस भी करता है, प्लस अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसका इंटरवेंशन भी कर देगा। इसमें क्या होता है, एक कैथेटर जो है हार्ट में, ठीक है, हार्ट की वेसल्स में डाला जाता है वाया फिमोरल आर्टरी और रेडियल आर्टरी, ठीक है। इधर से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी आर्टरी यूज होती है, या तो फिमोरल आर्टरी यूज होती है या फिर रेडियल आर्टरी यूज होती है। ओके, इसके थ्रू जो है एक कैथेटर जो है बॉडी में पास किया जाएगा, जो हार्ट में जाके बताएगा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या नहीं है, ठीक है, प्लाग फॉर्मेशन है या नहीं है। उसके बाद में एमआई को रूल आउट करेगा एंड बताएगा प्रेशर कितना है इन द चेम्बर, मेजर्स प्रेशर भी मेजर करेगा। ओके, तो इसमें क्या किया है, लोकल एनेस्थीसिया दिया पहले, जहाँ से भी कैथेटर को डालेंगे, या तो फिमोरल आर्टरी है या रेडियल आर्टरी है, उसमें थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, ठीक है। देन जो है कैथेटर पास किया जाएगा, देन कैथेटर जो है अब पहुंच गया है अपने हार्ट में, ठीक है, जहां हमें देखना है। उसके बाद में उधर जो है कंट्रास्ट डाई जो है इंजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। कंट्रास्ट डाई से जो है देखना इजी हो जाता है, फाइन। एंड देन उसके बाद में एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे में इजीली सब कुछ दिखने लग जाएगा। उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि एंजियोप्लास्टी करनी है, स्टंट डालना है, क्या करना है। तो दिस इज कार्डियक कैथेटराइजेशन, ठीक है। इसके जो है अब इसमें क्या यूज किया है हमने, कंट्रास्ट डाई, ठीक है। कंट्रास्ट डाई जो है रीनल इम्पेयरमेंट करती है, ठीक है। रीनल इम्पेयरमेंट मतलब कि रीनल के फंक्शन को डाउन कर देगी। इसकी वजह से अगर आपने मेटफॉर्मिन दे दी तो मेटफॉर्मिन जो है एसिडोसिस करेगी। ओके, तो होता क्या है, जब किडनीज इफेक्ट होती हैं तो मेटफॉर्मिन जो है क्लियर आउट नहीं हो पाएगी ब्लड से, ठीक है, एंड वो जो है अक्यूमुलेट होती रहेगी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ओके, तो इसलिए हम मेटफॉर्मिन जो है स्टॉप कर देते हैं बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, ठीक है। अब फर्स्ट मेडिसिन क्या है, ग्लिपिजाइड। ग्लिपिजाइड क्या करती है, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देगी पैनक्रियास से। खुद से कोई इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बस ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट कर रही है और इंसुलिन बनाने के लिए, फाइन। एंड थर्ड ऑप्शन इज रेपाग्लिनाइड। ये भी सेम है, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, बट ये और ज्यादा रैपिडली एक्ट करती है। आर फॉर रेपाग्लिनाइड एंड आर फॉर रैपिडली एक्ट करती है। एंड लास्ट इज रेगुलर इंसुलिन जो है सेफ है, दिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। अब इसमें क्या और क्वेश्चन बन सकता है कि विच ड्रग इज सेफेस्ट फॉर रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट। किसी पेशेंट की किडनी खराब है तो कौन सा ड्रग जो है सेफेस्ट है इनमें से, तो रेगुलर इंसुलिन इज द सेफेस्ट ड्रग हियर। सेकेंड थिंग इज आफ्टर द प्रोसीजर हम जो है पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल बढ़ा देंगे ताकि जो डाई है वो जल्दी से वॉश आउट हो सके बॉडी से, फाइन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Now come to question number 2. A client in sinus bradycardia with a heart rate of 45 beats per minute and blood pressure of 82/60 mmHg
रिपोर्ट्स डिजीनेस, विच इंटरवेंशन वुड द नर्स एंटिसिपेट विल बी प्रिस्क्राइब्ड। एक पेशेंट है साइनस ब्रेडिकार्डिया का, मतलब कि उसका हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। नॉर्मली हमारा 60 से 100 के बीच में होना चाहिए था, बट इसका जो है 45 है। ब्रेडिकार्डिया के साथ साथ वो क्या सिम्टम शो कर रहा है? हाइपोटेंशन के एंड डिजीनेस की। ओके, तो आप कौन सा इंटरवेंशन करोगे? फर्स्ट इज एडमिनिस्टर्ड डिजॉक्सिन दोगे, डिफिब्रिलेट करोगे, कंटिन्यू टू मॉनिटर द पेशेंट, एंड लास्ट इज प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। ठीक है, इधर हमने देखा पेशेंट को जो है साइनस ब्रेडिकार्डिया है प्लस सिम्टम्स शो कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया है। फाइन, अब अगर अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया है तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज एट्रोपिन देंगे हम। ठीक है, अगर एट्रोपिन जो है फेल हो गया है, मतलब एट्रोपिन काम नहीं कर रहा है, तो वी विल गो फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करेंगे। तो इसमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनाएगा, जिससे हार्ट रेट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया में क्या करेंगे? हम एट्रोपिन देंगे, और एट्रोपिन से काम नहीं चल रहा है, नहीं इफेक्टिव है, तो वी विल गो फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। तो हियर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेट डिजॉक्सिन क्यों नहीं देंगे? आपको पता होना चाहिए डिजॉक्सिन जो है हार्ट रेट कम करता है। ठीक है, ये कभी भी यूज नहीं करना ब्रेडिकार्डिया में। तो डिजॉक्सिन क्या करेगा? कंडीशन को और ज्यादा वर्सन कर देगा। ठीक है, डिजॉक्सिन देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं डिजॉक्सिन से। डिजॉक्सिन क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। उसके बाद में इट इज पॉजिटिव आइनोट्रॉप, नेगेटिव क्रोनोट्रॉप एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप का क्या मतलब होता है? इट इंक्रीजेज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी की पावर जो है इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इट इंक्रीजेज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सेकेंड इज नेगेटिव क्रोमोट्रॉप, जो है नेगेटिव है, मतलब इट डिक्रीजेज हार्ट रेट। फाइन, एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप, इट मीन्स इट डिक्रीजेज एवी कंडक्शन। ठीक है, एवी कंडक्शन को कम कर देगा। तो अब इसको यूज कब किया जाएगा? कब यूज करते हैं इसको? हार्ट फेलियर में यूज करते हैं एंड एट्रियल फिब्रिलेशन में। ठीक है, इनमें क्या होता है? हार्ट जो है बहुत जोर जोर से बीट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके हार्ट रेट को कम करने के लिए वी विल यूज डिजॉक्सिन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है दैट इज थेरेप्यूटिक रेंज। इसकी थेरेप्यूटिक रेंज कितनी है? सो इट इज 0.5 से 2 mg/ml, ये इसकी थेरेप्यूटिक रेंज है। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि थेरेप्यूटिक रेंज जो है बहुत नैरो है। ठीक है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है 0.5 और 2 में, इसीलिए इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फाइन, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी किस वजह से होती है? ओके, टॉक्सिसिटी, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्यों होती है? ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? किडनी डैमेज, मतलब रीनल फेलियर की वजह से हो सकती है, ओवरडोज की वजह से हो सकती है, एंड सेकंड हाइपोकेलीमिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोकेलीमिया अगर पेशेंट को है तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के और ज़्यादा चांसेस है। फाइन, नाउ साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है तो? ठीक है, फर्स्ट इज एरिथमिया, हार्ट रिदम जो है इरेगुलर हो जाएगी। सेकेंड इज ब्लर विजन हो जाएगा, ब्लर विजन या फिर येलो ग्रीन विजन हो जाएगा, जिसको ज़ेंथोप्सिया बोलते हैं। ओके, ये भी पूछा जा सकता है ज़ेंथोप्सिया क्या होता है। और अपना नोजिया, वॉमिटिंग एंड कंफ्यूजन, ये तो रहेगा ही। ठीक है, सो दिस इज अबाउट साइन एंड सिम्टम कि अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है तो क्या देखने को मिलेगा। एरिथमिया जो है मोस्ट डेंजरस है, बहुत खतरनाक चीज़ है अगर एरिथमिया हो जाता है तो। एंड ब्लर विजन जो है बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ब्लर विजन कब देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉक्सिसिटी आपने देख लिया, हाइपोकेलीमिया की वजह से होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में आपको इसका एंटीडोट पता होना चाहिए। ऑब्वियसली एंटीडोट होता है डिजीबाइंड। ठीक है, डिजीबाइंड जो है इसका है, इसको बोलते हैं डिजॉक्सिन इम्यून फैब। ठीक है, डिजॉक्सिन इम्यून फैब जो है इसका एंटीडोट है।
अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि डिजॉक्सिन देने से पहले आप किस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी विल लुक फॉर पल्स, क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करता है, तो हम पल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगर पल्स 60 से कम है अडल्ट में तो वी विल स्टॉप डिजॉक्सिन, हम डिजॉक्सिन नहीं देंगे। अगर बच्चे में 70 से नीचे है, ठीक है, तो हम डिजॉक्सिन नहीं देंगे। एंड इन्फेंट है तो 90, ठीक है। इन केसेस में हम जो है डिजॉक्सिन को होल्ड कर देंगे। प्लस हम ईसीजी चेक करेंगे। ईसीजी देखना होता है डिजॉक्सिन देने से पहले। एंड अदर साइन एंड सिम्टम, जैसे कोई विजन में कोई चेंजेस तो नहीं है या फिर पाल्पिटेशंस तो नहीं है, इस तरह के हम जो है साइन एंड सिम्टम देखेंगे डिजॉक्सिन देने से पहले कि कहीं पर टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी। इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ना हो पाए, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं टॉक्सिसिटी होने के बिकॉज ऑफ नैरो थेरेप्यूटिक रेंज। फाइन। सो अपना इस क्वेश्चन में जो है आंसर इज फोर्थ। सेकंड, डिजॉक्सिन मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हार्ट रेट कम कर देता है। सेकंड इज डिफिब्रिलेट हम कब करते हैं, पल्सलेस वीटी में एंड वीएफ में, ठीक है। इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है ACLS पार्ट 2, वो आप देख सकते हैं अगर किसी को डिफिब्रिलेशन के बारे में नहीं पता है। एंड थर्ड इज कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट। नहीं, क्लाइंट जो है अनस्टेबल है तो हम खाली मॉनिटर नहीं करेंगे, वी नीड टू डू सम इंटरवेंशन। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इन अ मेडिकल यूनिट इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर। ओके, हार्ट फेलियर का पेशेंट है। द क्लाइंट सडनली डेवलप्स एक्सट्रीम डिज्निया हो रहा है, टैकीकार्डिया है एंड लंग क्रैकल्स है। तो नर्स इमीडिएटली आस्क अनदर नर्स टू कॉन्टेक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड प्रिपेयर्स टू इम्प्लीमेंट विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन, ठीक है। एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसमें सडनली जो है एक्सट्रीम डिज्निया हो गया है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, टैकीकार्डिया है, लंग क्रैकल्स है, ठीक है। हार्ट की दिक्कत थी बट लंग में क्रैकल्स हो गए हैं, ठीक है। तो नर्स ने क्या किया, अनदर नर्स को बोला टू कांटेक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तो कांटेक्ट कर दिया है, आप क्या करोगे, आप क्या तैयारी करके रखोगे इतने, ठीक है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए हो क्या रहा है, सीन क्या हो गया है। हार्ट फेलियर का पेशेंट था, ठीक है। तो हार्ट फेलियर में पल्मोनरी इडीमा होने के चांसेस रहते हैं, और वो भी लेफ्ट हार्ट फेलियर में। होता क्या है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड है, उधर से जाएगा लंग्स में जो है ऑक्सीजन लेके आएगा ये, एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के पास आएगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ताकि पूरी बॉडी में पंप हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में, ठीक है, ऑक्सीजन भी ले ली है। अब गया ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में, बट लेफ्ट हार्ट हमारा फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो इस ब्लड का बैकफ्लो हो जाएगा लंग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स में जो है इडीमा हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज पल्मोनरी इडीमा। फाइन। अब पल्मोनरी इडीमा के जो है कुछ क्लासिकल साइंस हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा, डिज्निया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है यार, एल्वियोलाई में पानी भर गया, लंग्स में जो है पानी भर गया है, तो आपको सांस लेने में तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो डिज्निया बहुत कॉमन चीज है। क्रैकल्स मतलब जब फ्लूइड प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई में तो क्रैकल साउंड होती है, इसको वेट साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी सारी लंग साउंड्स को कि कौन सी होती हैं आफ्टर दिस स्लाइड। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, पिंक फ्रोदी स्पूटम, ये इसका क्लासिकल साइन है कि पिंक फ्रोदी स्पूटम इज सीन इन पल्मोनरी एडीमा। पिंक क्यों दिख रहा है, पिंक कैसे आ गया, एल्वियोलाई में जो है पानी भर गया है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्वियसली कुछ ब्लड भी मिक्स हो जाएगा, तो ये जब बाहर आएगा स्पूटम के रूप में बाहर आएगा तो वो पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है, ब्लड मिक्स होने की वजह से। दैट्स व्हाई पिंक फ्रॉथी स्पूटम इज सीन इन पल्मोनरी एडीमा, ओके। और ऑब्वियसली टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि लेफ्ट हार्ट फेलियर था जिसकी वजह से पल्मोनरी इडीमा हो गया है, ठीक है। अब हम क्या क्या तैयारी करेंगे, एक तो एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड इज इंसर्टिंग अ फोलिस कैथेटर, नो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। थर्ड इज एडमिनिस्टर फिरोसिमाइड, लेसिक्स देंगे हम, यस। लेसिक्स क्या है, लूप डायूरेटिक है, तो जो पल्मोनरी इडीमा बन गया, लंग्स में पानी भर गया, उस पानी को कम करने के लिए लेसिक्स दिया जाएगा, तो ऑप्शन 3 इज राइट। फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रिंग मोर्फिन सल्फेट आईवी, यस, मोर्फिन सल्फेट देना है। क्यों देना है, मॉर्फिन क्या करता है, कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट कर देगा। दूसरी चीज, वेन्स को, जो हमारी बॉडी की वेन्स है उसको डायलेट कर देगा। अगर वेन्स डायलेट होगी तो ब्लड जो है वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, वापस जो है ज्यादा जा नहीं पाएगा। इसकी वजह से
प्रीलोड कम हो जाएगा, हार्ट पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है मॉर्फिन, इट डिक्रीजेस प्रीलोड, ठीक है, एंड डायलेटेड वेसल्स, फाइन। तो मॉर्फिन जो है हम इसमें देंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट टू द कोरोनरी केयर यूनिट, बाद में शिफ्ट कर लेना, पहले अभी तुरंत जो है इंप्लीमेंटेशन के लिए इट इज नॉट नीडेड। लास्ट इज प्लेसिंग द क्लाइंट इन अ लो फॉलोअर्स साइड लाइन पोजिशन, नो बिल्कुल नहीं, लो फॉलोअर्स पोजिशन नहीं देनी है, इससे जो है ब्रीदिंग में ईज नहीं होगा। आप क्या करेंगे, हाई फॉलोअर्स पोजिशन देंगे इसमें, फाइन। हमेशा याद रखना है हार्ट फेलियर का पेशेंट है, वी विल गिव हाई फॉलोअर्स पोजीशन। तो अगर हमारे पास हार्ट फेलियर का पेशेंट आया है, हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे, LMNOP, ये क्या होता है, L से होता है लेसिक्स देंगे ताकि पल्मोनरी इडेमा कम हो जाए, M से मॉर्फिन देंगे ताकि प्रीलोड कम हो जाए, जो ब्लड हार्ट के ऊपर प्रेशर बना रहा था वही कम आए वहां तक, बिकॉज ऑफ वीनस डायलेशन, वीनस जो है हमने पूरी बॉडी के वेन्स जो है डायलेट कर दिए हैं ताकि ब्लड जो है हार्ट तक कम पहुंचे। नेक्स्ट इज नाइट्रेट्स दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, एंड O फॉर ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे ऑब्वियसली, एंड P फॉर पोजिशनिंग में क्या देंगे, हाई फॉलोअर्स पोजीशन देंगे, ठीक है। प्लस इसमें कई बार हम ना लेग डैंगलिंग भी बोलते हैं कि पैरों को नीचे लटका के बैठ जाओ ताकि ऊपर जो है ब्लड कम आए हार्ट की तरफ, फाइन। तो इधर से अपने क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा में क्या देखने को मिलता है, पिंक फ्रोदी स्पूटम, ओके। मॉर्फिन का क्या रोल रहता है, इट डिक्रीजेस प्रीलोड, फाइन। एंड LMNOP मैनेजमेंट इज यूज्ड फॉर हार्ट फेलियर, ठीक है। ये सब जो है इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्लाइंट विद MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सडनली बिकम्स टैकिकार्डिया, अ टैकिकार्डिक शोज साइन ऑफ एयर हंगर एंड बिगिंस कफिंग फ्रॉदी पिंक टिंज्ड स्पूटम, विच फाइंडिंग would the nurse anticipate when auscultating the client's breath sound। एक पेशेंट है MI का, सडनली जो है टैकिकार्डिया हो गया, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एयर हंगर के साइन शो कर रहा है कि मतलब सांस नहीं आ रही है उसे, एंड पिंक टिंज्ड स्पूटम जो है कफ कर रहा है, ठीक है। तो आप कौन सी साउंड जो है करोगे कि हाँ ये वाली साउंड जो है इसमें मिलेगी पेशेंट में। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पिंक टिंज्ड स्पूटम, अभी बताया था दैट इज सीन इन पल्मोनरी इडीमा, ठीक है। पल्मोनरी इडीमा है तभी पिंक टिंज्ड स्पूटम आ रहा है, इट मीन्स क्रैकल्स मिलेंगे इधर, ठीक है। बहुत सीधा सीधा सा आंसर है ये, बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी इडीमा में पिंक टिंज्ड स्पूटम दिखता है, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि हाँ दिस इज द केस ऑफ पल्मोनरी इडीमा, फाइन। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्राइडर, क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये नहीं है। थर्ड इज स्कैटर्ड रोंकाई, मतलब कि म्यूकस इन एयरवे, अगर एयरवे में म्यूकस होगा तो रोंकाई देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट इज डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स, नो, ये जो है न्यूमोथोरेक्स एंड प्लूरल इफ्यूजन में देखने को मिलती है, न्यूमोथोरेक्स एंड प्लूरल इफ्यूजन। नाउ अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ब्रेथ साउंड्स जो है बहुत मुश्किल लगती हैं कि ब्रेथ साउंड्स कैसे याद करें, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेथ साउंड, 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज ब्रोंकियल, सेकंड इज वेसिकुलर, एंड थर्ड इज ब्रोंकोवेसिकुलर। कैसी होती है, लाउड साउंड है, लाउड होगी एंड हर्ड इन ट्रैकिया में सुनाई देगी, ठीक है। वेसिकुलर जो है सॉफ्ट है, लो पिच साउंड है, ये मिलेगी लंग फील्ड में, ठीक है, हर्ड इन लंग फील्ड्स। फर्स्ट इज ब्रोंकोवेसिकुलर, ये मिलेगी, ये है मीडियम पिच है, प्लस इट इज फाउंड बिटवीन स्कैपुला के बीच में मिलेगी, ठीक है। तो ब्रोंकियल क्या है, लाउड साउंड है, ट्रैकिया में सुनाई देगी, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या है, बड़ा सा है, ठीक है, तो उधर जो लाउड साउंड सुनाई देगी, तो एंड दैट इज नॉन एज ब्रोंकियल। वेसिकुलर क्या है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, लंग फील्ड्स में आएंगे, सॉफ्ट सी आवाज हो जाएगी, ठीक है, तो दैट इज वेसिकुलर। एंड ब्रोंकोवेसिकुलर जो है इन दोनों के बीच का है, एंड इट इज हर्ड बिटवीन द स्कैपुला, फाइन। और अगर ब्रोंकियल जो है लंग फील्ड में सुनाई दे, अगर ये लंग फील्ड में सुनाई देगी तो इट इज एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल है, फाइन। तो दिस इज अबाउट नॉर्मल ब्रेथ साउंड, ये तो थी नॉर्मल ब्रेथ साउंड। अब इसके बाद में हमारी होती एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स, ठीक है, मतलब जिनको एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स बोलते हैं, एडवेंटिशियस, जिसमें फर्स्ट है क्रैकल्स। क्या होते हैं क्रैकल्स, जो है एक वेट साउंड है, मतलब ये मिलेगी पल्मोनरी इडीमा में या फिर निमोनिया में, ओके, या फिर हार्ट फेलियर में,
ओके। हार्ट फेलियर क्या कर देगा, पल्मोनरी एडिमा कर देगा, जिसकी वजह से क्रैकल्स देखने को मिलेंगे। ओके, एंड क्रैकल्स की आवाज कैसी होती है, जैसे ईयर के पास में रबिंग हेयर्स है, ठीक है। अगर आपके हेयर्स को ऐसे कोई रब करे नियर द ईयर तो जो साउंड आएगी वैसी सी क्रैकल्स सुनाई देती है, ठीक है। एंड इट इज अ वेट साउंड, फाइन। सो कुल मिला के इट इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड्स इन एल्वियोलाई में फ्लूइड्स भर गया है, इसीलिए क्रैकल्स सुनाई देती है। सेकेंड साउंड इज वीजिंग जो बोलते हैं, ये तो सबको पता है, अस्थमा में मिलती है एंड सीओपीडी में मिलेगी। ओके, वीजिंग जो है म्यूजिकल साउंड है, ठीक है। जैसे कि विंड जो है नैरो पाइप से जा रही है तो एक म्यूजिकल साउंड सुनाई देगी, म्यूजिकल साउंड, विंड गोइंग थ्रू नैरो पाइप, ऐसी साउंड आएगी। सो कुल मिला के ये जो है एयरवे नैरोइंग की वजह से हो रही है, ठीक है। एस्थमा में क्या होता है, हमारा एयरवे नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड सुनने को मिलेगी। थर्ड साउंड इज रोंकाई। क्या होती है, इट इज बिकॉज ऑफ म्यूकस इन लार्ज एयरवेज। जब लार्ज एयरवेज में म्यूकस जमा हो जाएगा तब हमें रोंकाई सुनने को मिलेगी। दिस इज लो पिच स्नोरिंग साउंड, ठीक है। लो पिच और स्नोरिंग साउंड होती है एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस में सुनाई देगी रोंकाई साउंड। ओके, नाउ कम टू फोर्थ साउंड, दैट इज स्ट्राइडर। क्या है, हार्श है, ठीक है, एंड हाई पिच साउंड है। ये मोस्टली मिलती है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की केसेस में, ठीक है। सबसे खतरनाक जो है इनमें से कोई है तो वो स्ट्राइडर है, ठीक है। इट इज एन इमरजेंसी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जैसे एपिग्लोटाइटिस है या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, उन केसेस में स्ट्राइडर देखने को मिलेगी एंड इट इज हार्श एंड हाई पिच साउंड। एंड लास्ट इज डिमिनिश्ड साउंड। डिमिनिश्ड मतलब कि आवाज ही नहीं आ रही है, कोई साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। डिमिनिश्ड साउंड इज सीन इन, अभी बताया था यहाँ पे, न्यूमोथोरेक्स में मिलेगी, प्लूरल एफ्यूजन में मिलेगी, या फिर सीवियर एस्थमा है। सीवियर एस्थमा जब होता है तो बिल्कुल साइलेंट चेस्ट हो जाती है, ठीक है, तो दैट इज डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स, फाइन। सो इट इज ऑल अबाउट लंग साउंड्स, कि हमारी दो तरह की लंग साउंड्स है, एक नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स है जिसमें ब्रोंकियल, वेसिकुलर एंड ब्रोंकोवेस्कुलर है, एंड सेकंड इज एडवेंटिशियस साउंड्स, मतलब एबनॉर्मल साउंड्स, जिसमें आएंगे क्रैकल्स, वीजिंग, रोंकाई, स्ट्राइडर एंड डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स, ठीक है। एग्जाम के लिए ये ब्रेथ साउंड्स आपको जरूर पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा याद ना कर पाओ तो एटलीस्ट एडवेंटिशियस, एबनॉर्मल साउंड्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। ओके, एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A client with myocardial infarction is developing cardiogenic shock. Which potential condition would the nurse anticipate and monitor the client for to detect cardiogenic shock? ठीक है, एक पेशेंट है मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, अब वो जो है कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है, तो कौन सी कंडीशन को देख के लगेगा कि हाँ पेशेंट इज गोइंग इन कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। अब देखो, MI का पेशेंट है, इसमें क्या होगा, हार्ट मसल जो है डैमेज हो जाएगी, डैमेज हार्ट मसल, ठीक है। अगर डैमेज हो गई है हार्ट मसल तो इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी। ओके, अब अगर इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी है, अच्छे से जो है इम्पल्स जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से VT या VF देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट जो है अच्छे से पंप नहीं करेगा, ठीक है, तो अच्छे से पंप नहीं करेगा तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, पेशेंट जो है हाइपर परफ्यूजन में चला जाएगा, ठीक है, मतलब कि उसको परफ्यूजन नहीं मिलेगा अच्छे से, एंड अल्टीमेटली पेशेंट विल गो इनटू कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा अगर कोई पेशेंट MI का है तो किस कंडीशन से हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है, मतलब कि VT या VF, मतलब डिसरिदमियाज, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया से हमें पता चलेगा कि दिस पेशेंट कैन गो इनटू कार्डियोजेनिक शॉक। ओके, अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पल्सस पैराडॉक्सस हमें देखने को मिलते हैं कार्डियक टेम्पोनेड में, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेड क्या होता है, जब मोर देन 200 ml जो है फ्लूइड पेरिकार्डियल लेयर में एंटर हो जाता है, अकुमुलेट हो जाता है, उसके लिए हमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना पड़ता है फिर, ठीक है। एंड कार्डियक टेम्पोनेड में जो है हमें पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिलेगा। पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है, जब पेशेंट इंस्पिरेशन करता है तो मोर देन 10 mmHg का
ड्रॉप हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, ठीक है। अगर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg से नीचे ड्रॉप हो जाए तो इसको बोलेंगे पल्सस पैराडॉक्सस, ओके। थर्ड ऑप्शन इज राइजिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नो, कोई राइज नहीं होगा, यहाँ पे बीपी जो है फॉल करेगा, फाइन। लास्ट इज फॉलिंग सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है कम हो जाएगा। नो, तो इट विल नॉट फॉल, इट विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा? लेफ्ट हार्ट जो है अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर रहा है, इसकी वजह से लंग्स में बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा ब्लड का। अगर लंग्स में प्रेशर बना तो बैकअप होके जो है राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल्स में अगर प्रेशर बढ़ा तो ऑलवेज जो है सीवीपी आपको राइस देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे सीवीपी के बारे में समझ लेते हैं, सीवीपी होता क्या है। तो सीवीपी इज प्रेशर इन राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम या सुपीरियर वेना कावा का प्रेशर जो है सीवीपी कहलाता है, ठीक है। कितना होता है ये? 2 to 6 mmHg। मेजर कैसे करते हैं इसको? मेजर करने के लिए आपको सीवीपी लाइन डालनी पड़ेगी, सीवीपी लाइन, ठीक है। सीवीपी लाइन कहाँ पे डालते हैं? या तो जुगुलर वेन में डालोगे, इंटरनल जुगुलर वेन में, या फिर सब क्लेवियन वेन में डालोगे, ओके। नाउ अब जो ये सीवीपी लाइन डाली है ये जाके कहाँ ठहरेगी, कहाँ रेस्ट करेगी? ये करेगी राइट एट्रियम में, ठीक है। तो इसकी टिप कहाँ जाएगी? टिप लाइज नियर राइट एट्रियम। अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लो सीवीपी है तो इसका क्या मतलब है, एंड हाई सीवीपी है तो इसका क्या मतलब है। लो सीवीपी इज सीन इन डिहाइड्रेशन केसेस या फिर हाइपोवोलीमिया, ठीक है। इस केसेस में जो है हमें लो सीवीपी देखने को मिलेगा। बट हाई सीवीपी कब देखने को मिलेगा? हार्ट फेलियर में, ठीक है। जब ब्लड जो है बैकअप हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है लंग्स में आ गया है वापस, लंग्स से जो है वापस राइट वेंट्रिकल में आ गया है, इसकी वजह से सीवीपी का प्रेशर बढ़ जाएगा। हमें क्या दिखेगा अगर सीवीपी बढ़ गया है, ठीक है। मेजर तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें कैसे पता चलेगा? देखने से। साइंस क्या दिखेंगे हमें? इंक्रीज्ड जुगुलर वेन प्रेशर, इंक्रीज्ड जुगुलर वेन, ठीक है। मतलब जुगुलर वेन में डिस्टेंशन देखा जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ सीवीपी राइज हो गया है। या फिर एडीमा, बॉडी में एडीमा दिखेगा, एसाइटिस दिखेगा, हिपेटोमेगैली दिखेगा, ठीक है। तो ये सब साइन देखने को मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ इसका पेशेंट का सीवीपी राइज हो गया है शायद, और हमें जो है मेजर करना चाहिए। तो इधर से अपने ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सीवीपी वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ का प्रेशर बताता है, राइट एट्रियम या सुपीरियर वेना कावा का। इसका जो है मेजरमेंट कितना है, मतलब 2 to 6 होता है। सीवीपी लाइन कहाँ डालते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन या सबक्लेवियन वेन, टिप कहाँ पे लाई करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लो सीवीपी कब देखने को मिलेगा एंड हाई सीवीपी कब देखने को मिलेगा, प्लस इसके साइंस क्या देखने को मिलते हैं। इंक्रीज जुगुलर डिस्टेंशन हो जाएगा, पेरिफेरल एडिमा एंड एसाइटिस। क्वेश्चन नंबर 6, द नर्स इज रिव्यूइंग एन ईसीजी रिदम स्ट्रिप, द पी वेव्स एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर रेगुलर, ठीक है। पीआर इंटरवल जो है 0.16 दे रखा है, क्यूआरएस जो है 0.06 दे रखा है, ओवरऑल हार्ट रेट इज 64, ठीक है। तो व्हाट एक्शन वुड द नर्स टेक? नर्स क्या एक्शन लेगी? अब देखो, अपना जो है हार्ट रेट नॉर्मल है, हमें पता है 60 से 100 के बीच में होता है, तो ये तो नॉर्मल है। नेक्स्ट, पीआर इंटरवल कितना होता है हमारा? पीआर इंटरवल होता है 0.12 से 0.20 सेकेंड, ठीक है। ये जो अपना पीआर इंटरवल होता है। और अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 0.16, मतलब पीआर भी नॉर्मल है। नेक्स्ट इज क्यूआरएस कितना होता है? 0.06 से 0.10 सेकेंड, ये जो है क्यूआरएस होता है। क्यूआरएस भी अपना नॉर्मल रेंज में है, तो कुल मिला के पेशेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है? मॉनिटर फॉर एनी रिदम चेंज। आप जो है पेशेंट को नॉर्मली मॉनिटर करते रहो, कोई वाइटल साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई लेबोरेटरी के लिए रिजल्ट टेस्ट नहीं भेजना है, एंड ना ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है इस पेशेंट में। ये एक बिल्कुल नॉर्मल साइनस रिदम है, पी वेव्स भी नॉर्मल है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी रेगुलर है, सारी रेंजेस भी नॉर्मल है, तो इट इज कंप्लीटली नॉर्मल साइनस रिदम, फाइन। अगर अपना हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट अबव 100 होता तो हम बोल देते साइनस टैकीकार्डिया है, बिलो 60 होता तो ब्रेडिकार्डिया है, एंड अगर पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाता, पीआर इंटरवल जो है इंक्रीज हो जाता, तो हम बोलते फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, ओके, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है। एंड अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, क्यूआरएस का टाइम बढ़ जाता तो हम बोलते बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट इज वियरिंग ए कॉन्टिन्यूस कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है, ठीक है, विच बिगिंस टू साउंड, इट्स अलार्म बजने लग गया।
द नर्स सीज नो ईसीजी कॉम्प्लेक्स ऑन द स्क्रीन, कोई ईसीजी नहीं दिख रही है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? सबसे पहले क्या करोगे? अब देखो, अगर आपको मॉनिटर पे फ्लैट लाइन दिख रही है, कोई ईसीजी कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो लीड डिस्कनेक्ट होगी है, पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक है, बस लीड जो है डिस्कनेक्ट होगी है, या फिर मशीन का कोई एरर है। बट दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि पेशेंट जो है एसिस्टोल में चला गया है, ठीक है, एसिस्टोल मतलब कार्डियक अरेस्ट में चला गया है। ओके, ऑब्वियसली अगर कार्डियक अरेस्ट में है तो हमने कोड ब्लू जो है अनाउंस करना है, बट उससे पहले आप कंफर्म तो करोगे ना कि लीड डिस्कनेक्ट तो नहीं है कभी, है, तो इसीलिए आप क्या करोगे? चेक द क्लाइंट स्टेटस। क्लाइंट को हम जो है चेक करेंगे कि वो फिजिकली कैसा है, उसका SpO2 कैसा है, बात कर रहा है नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियस है या नहीं है, ये सब चीजें चेक करोगे तभी हम कोड ब्लू अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल चेक द स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। अगर पेशेंट जो है ठीक है तो ऑब्वियसली हम जो है लीड देख लेंगे कि भाई लीड तो डिस्कनेक्ट नहीं हो रखी थी, एंड अगर हमें लगा कि पेशेंट तो अनकॉन्शियस है तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर कोड ब्लू, ठीक है। और बच्चे जो है इसमें गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो बस ये सोचेंगे कि अगर पेशेंट को एसिस्टोल है तो जल्दी से जल्दी हम डिफिब्रिलेट कर दें, CPR कर दें, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना, उससे पहले बेसिक कॉमन सेंस लगानी है कि पहले हम पेशेंट को देख लें कि कैसा है, एक चीज। दूसरी चीज, जस्ट सपोज एसिस्टोल है, ठीक है, हमने देख लिया पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है एंड एसिस्टोल है, तो आप क्या करोगे? CPR दोगे, ठीक है, CPR प्लस एपिनेफ्रिन, ये हमारा ट्रीटमेंट रहेगा। इसमें जो है आप डिफिब्रिलेशन नहीं करोगे। डिफिब्रिलेशन के लिए दो ही कंडीशन है अपनी, पल्सलेस VT एंड VF। फाइन, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। द नर्स इज वॉचिंग द कार्डियक मॉनिटर एंड नोटिसेस दैट अ क्लाइंट रिदम सडनली चेंजेस, ठीक है। कार्डियक मॉनिटर को जो है नर्स देख रही थी और एकदम से देखती है कि रिदम जो है चेंज हो गई है, P वेव्स नहीं है, QRS जो है बहुत वाइड हो गया है, वेंट्रिकुलर रेट रेगुलर है बट मोर देन 140 है, ठीक है। तो नर्स डिटरमाइंस कि पेशेंट को कौन सा डिसरिथमिया हो गया है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिख लो पहले ही। एब्सेंट है P वेव्स, ठीक है, QRS जो है वाइड है, ओके, वेंट्रिकुलर रेट जो है रेगुलर है बट मोर देन 140 है, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शंस पे। फर्स्ट इज साइनस टेकिकार्डिया हो सकता है बट उसमें P वेव्स प्रेजेंट होती, ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया नो P वेव्स, तो ये तो नहीं है। सेकंड इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या है, कियोटिक वेव्स मिलती हैं। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने ECG रिदम्स देखनी आपको सिखाई थी कि अगर फिब्रिलेशन होगा तो हमेशा क्योटिक वर्ड जो है मोस्टली यूज मिलेगा आपको, देखोगे क्योटिक वर्ड का यूज कर रखा है। प्लस नो ऑर्गेनाइज्ड QRS जो है ऑर्गेनाइज्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, बट यहाँ पे QRS जो है वाइड है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी नहीं है। थर्ड इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, यस, ये सिम्टम्स जो है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के हैं। VT में क्या होता है, नॉर्मली हमारी जो इम्पल्सेस हैं ऐसे नोड से जनरेट होती हैं, ठीक है, बट VT में क्या है, इम्पल्सेस जो है वेंट्रिकल से जनरेट हो रही हैं, इसीलिए जो है एब्सेंट P वेव्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, एक चीज। एंड सेकेंड थिंग इज वाइड एबनॉर्मल QRS, ये देखने को मिलेगा। अगर ECG आएगा VT एंड VF का, VT हमेशा ऐसा दिखेगा, ये QRS वेव्स हैं, P इसमें एब्सेंट मिलेगा, QRS जो है लंबी लंबी वाइड मिलेंगी, ठीक है, बट अगर फिब्रिलेशन आया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आया तो ऐसा ऐसा मिलेगा, ठीक है, क्योटिक है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो दिस इज VF एंड दिस इज VT, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर VT तुमने ट्रीट नहीं किया तो इट कैन प्रोग्रेस VF। VT अगर तुमने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो इट विल गो इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो अपना ऑप्शन तो यही हो गया, आंसर जो है अपना राइट है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। एक बार PVT और देख लेते हैं, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं। प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में एक एबनॉर्मल बीट मिलेगी आपको और P वेव्स जो है प्रेजेंट होती हैं इसमें। इसमें क्या होता है, P वेव्स तो अपनी है बट बीच बीच पे ओकेजनली एक बीट एक्स्ट्रा आती है वेंट्रिकल की वजह से, ठीक है, और उस बीट से पहले P वेव नहीं मिलेगी, ओके। नॉर्मली क्या है, P वेव प्रेजेंट होगी, QRS है, TS सब कुछ सही चल रहा है, बट बीच बीच में एक QRS जो है एक्स्ट्रा मिलेगा और वो वाला है QRS जो एक्स्ट्रा है उसके आगे P वेव नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड दिस इज प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, फाइन। और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं VT से रिलेटेड। VT का मोस्ट
डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है? मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? वीएफ की, ये वीएफ में टर्न आउट हो जाए। सेकंड, इसमें कौन सा ईसीजी रिदम देखने को मिलेगा? तो आपको पता होना चाहिए एब्सेंट पी वेव्स मिलेंगी एंड वाइड क्यूआरएस मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अगर पल्सलेस वीटी है तो आप क्या करोगे, एंड विद पल्स है तो आप क्या करोगे? पल्सलेस वीटी है तो डायरेक्ट जो है डिफिब्रिलेटर यूज करोगे, एंड विद पल्स है तो एम्योडेरोन दोगे आप, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट हैज फ्रीक्वेंट बर्स्ट ऑफ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया ऑन द कार्डियक मॉनिटर, ठीक है। विच फैक्टर इज हाईएस्ट प्रायोरिटी विद रिगार्ड टू दिस डिसरिथमिया? एक क्लाइंट है जिसको वीटी हो रहा है, कार्डियक मॉनिटर से हम देख पा रहे हैं, तो कौन सी चीज जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी? डिसरिथमिया है, हमें दिख रहा है वीटी इज अ डिसरिथमिया, तो कौन सी चीज जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी? फर्स्ट इज इट कैन डेवलप इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एट एनी टाइम। यस, ये जो है कभी भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है, ओके। सेकेंड इज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टू अ नॉर्मल रिदम। नो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इसको नॉर्मल रिदम करने के लिए हम कार्डियोवर्जन कर सकते हैं। कार्डियोवर्जन इज सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, एंड डिफिब्रिलेशन इज अनसिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का क्या मतलब है? हम इस पे इलेक्ट्रिक शॉक देंगे आर वेव पे। इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी वेव पे जो है आप इलेक्ट्रिक शॉक दोगे, ठीक है। तो दिस इज आर वेव के ऊपर हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉर्मल रिदम, फाइन। Third is it is uncomfortable for the client, giving a sense of impending doom. Yes, अनकंफर्टेबल है बट इट इज़ नॉट द हाइएस्ट प्रायोरिटी, ये इतना प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे हम। लास्ट इज इट प्रोड्यूसेस अ हाई कार्डिक आउटपुट विद सेरिब्रल एंड मायोकार्डियल इस्कीमिया। नो, अगर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है तो क्या है, बहुत अच्छे से वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से ब्लड जो है अच्छे से बाहर नहीं आ पाएगा और कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। तो वीटी में जो है डिक्रीज कार्डिक आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A client is having frequent premature ventricular contractions, ठीक है। The nurse would place priority on assessment of which information? एक client है जिसको प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो नर्स जो है कौन सी असेसमेंट को प्रायोरिटी पे रखेगी? प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? इर्रेगुलर रिदम है एंड एक्स्ट्रा रिदम। जो एक्स्ट्रा रिदम मतलब प्री मेच्योर लिखा गया है, एक्स्ट्रा रिदम प्रोड्यूस हो रही है वेंट्रिकल से, एक्स्ट्रा रिदम फ्रॉम वेंट्रिकल्स, ओके। अब पीवीसी की प्रॉब्लम क्या है? इट कैन प्रोग्रेस टू वीटी और वीएफ, ठीक है। ये जो है वीटी और वीएफ में डेवलप हो सकती है। अब है क्या इसमें? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो है प्री मेच्योर है, मतलब वेंट्रिकल से एक इम्पल्स आ रहा है और जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है इतनी पावरफुल नहीं होती। ये जो है बहुत आराम से हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसकी वजह से ब्लड जो है बहुत ज़्यादा बाहर आ नहीं पाता, ठीक है। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट आपको देखने को मिलेगा प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। और इसी से अपने सारे आंसर निकल जाएंगे कि अगर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट है तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा। तो हम अपनी प्रायोरिटी देंगे बीपी एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन को, ओके। अब देखो कॉजेज क्या होते हैं पीवीसी के, आपको पता होना चाहिए। कैफीन जो है एक पॉजिटिव फैक्टर है। सेकंड इज एमआई की वजह से प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिल सकती हैं। थर्ड इज हाइपोक्सिया। फोर्थ इज स्ट्रेस की वजह से भी प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकती हैं। मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? ऑब्वियसली ट्रीट कॉज, जिस वजह से हो रहा है आप उसको कॉज को ट्रीट करोगे, ऑक्सीजन दोगे एंड एंटी एरिथमिया दोगे अगर सीवियर पीवीसी है तो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। The client has developed atrial fibrillation with a ventricular rate of 150 beats per minute. Which associated finding would the nurse anticipate in the assessment? Select all that apply. एक पेशेंट है एट्रियल फिब्रिलेशन का, वेंट्रिकुलर रेट जो है 150 है, तो कौन सी एसोसिएटेड फाइंडिंग जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी? क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलेगा? अब देखो एएफ एट्रियल फिब्रिलेशन में होता क्या है, इसमें एट्रिया के जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट है वो 350 से 600 बीट्स पर मिनट चला जाएगा। एंड इसमें जो है एट्रिया क्विवर कर रहा है, क्विवर मतलब कि काइंड ऑफ फड़फड़ाना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है अच्छे से, क्विवर कर रहा है, क्विवर, ठीक है। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर्स रिस्पॉन्ड इररेगुलरली। वेंट्रिकुलर जो है अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा? अगर एट्रिया जो है फड़फड़ा रहा है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इस
प्रॉब्लम की वजह से डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। जो वेंट्रिकुलर से बाहर ब्लड आ रहा था, मतलब कार्डियक आउटपुट था, वो कम हो जाएगा। और अगर कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अब देखो, कार्डियक आउटपुट कम है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर कम आ रहा है, तो ब्रेन के पास भी कम पहुंचेगा। तो ब्रेन के पास कम पहुंचेगा तो ऑब्वियसली सिनकोप देखने को मिलेगा, ठीक है, मींस फेंटिंग देखने को मिलेगी, डिजीनेस भी देखने को मिलेगा, चक्कर आएंगे क्योंकि ब्रेन के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है। पाल्पिटेशंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे क्योंकि 150 बीट पर मिनट तो वेंट्रिकुलर का रेट है, तो पाल्पिटेशंस पेशेंट को फील होंगे। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, लो बीपी देखने को मिलेगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, ठीक है, तो ये नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज फ्लैट नेक वेन्स, नो, फ्लैट नेक वेन्स नहीं देखने को मिलेगी। मोस्टली तो नेक वेन्स का कॉन्सेप्ट हमेशा हार्ट फेलियर के साथ एसोसिएटेड होता है, बट अगर इसमें हम देखें एट्रियल फिब्रिलेशन है, कार्डियक आउटपुट कम है, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंडेड नेक वेन्स देखने को मिल सकती हैं, फ्लैट तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन अपना हो गया 1, 2 एंड 3। कार्डियक आउटपुट की बात हुई है, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं? हार्ट रेट इनटू में स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, इससे हमें कार्डियक आउटपुट पता चल जाएगा। हार्ट रेट मतलब कि 1 मिनट में कितनी हार्ट रेट है। सेकंड इज स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 हार्ट बीट में कितना ब्लड इजैकुलेट हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली जो है 60 से 100 के बीच में होता है, बट फिर भी एवरेज अगर हम ले तो 70 ml हम इसको मानते हैं, फाइन। अब इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या मिलती है, सबसे ज्यादा होने वाली कॉम्प्लिकेशन कौन सी है एट्रियल फिब्रिलेशन में? सो दैट इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है। थ्रोम्बस फॉर्म होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। क्या होता है, ब्लड जो है स्टैग्नेट हो जाता है एट्रिया में, जिसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है। तो आप इसका ट्रीटमेंट क्या दोगे? देखो 3 चीजें होती हैं। हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए आप बीटा ब्लॉकर्स दे दोगे, ठीक है, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दोगे। रिदम को कंट्रोल करने के लिए, जो रिदम जो है इरेगुलर हो गई है, उसके लिए आप कार्डियोवर्जन कर सकते हो। एंड जो थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है, क्लॉट फॉर्म हो गया है, उसके लिए आप एंटी थेरेपी दे सकते हो, ठीक है। तो 3 चीजें हैं इसमें, हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, हार्ट रिदम को कंट्रोल करने के लिए कार्डियोवर्जन, एंड जो थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है उसके लिए हम एंटी कोएगुलेंट्स देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इसी कॉम्प्लिकेशन है और क्या आप इसका मैनेजमेंट करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट कार्डियक रिदम सडनली चेंजेस ऑन द मॉनिटर, देयर आर नो पी वेव्स, instead there are fibrillatory waves before each QRS complex, how would the nurse interpret the rhythm? तो इसमें लिख लो एब्सेंट है पी वेव, उसके बाद में QRS वेव्स जो है प्रेजेंट है, QRS कॉम्प्लेक्स है प्रेजेंट है, ठीक है, और एवरी QRS कॉम्प्लेक्स के पहले जो है फिब्रिलेटरी वेव्स हैं, ठीक है, मतलब फिब्रिलेटरी वेव्स QRS कॉम्प्लेक्स से पहले हैं। तो इधर से ही आपको पता चल गया एट्रिया की प्रॉब्लम है, इट मींस एट्रियल फिब्रिलेशन है। ओके, अब सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं है? साइनस टैकिकार्डिया अगर होगा ना तो इसमें पी वेव्स प्रेजेंट मिलेंगी आपको एंड रेगुलर रिदम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ना तो रेगुलर रिदम है ना पी वेव्स हैं, तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन VF अगर होगा तो नो QRS मिलेगा ही नहीं, तो यहीं से पता चल गया VF भी नहीं है। एंड अगर VT होगा तो हमें वाइड QRS मिलेगा, बट कोई फिब्रिलेटरी वेव्स नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसी कोई फिब्रिलेटरी वेव्स नहीं मिलेगी उसमें, और पी वेव्स जो है एब्सेंट ही रहेंगी, ठीक है, तो VT भी नहीं है। अब आप जो है इसमें फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूज हो सकते हो कि QRS रिदम तो दोनों में है, पी वेव्स भी दोनों में एब्सेंट होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा है, ठीक है। तो जो इन्होंने फिब्रिलेटरी वेव्स बोल दिया ना क्वेश्चन में कि फिब्रिलेटरी वेव्स प्रेजेंट है QRS से पहले, इधर से ही हमें पता चल गया एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है। अगर VT होता तो ये फिब्रिलेटरी वेव्स प्रेजेंट नहीं होती, फाइन। द नर्स इज असिस्टिंग टू डिफिब्रिलेट ए क्लाइंट इन VF, ठीक है, विच इंटरवेंशन इज ए प्रायोरिटी आफ्टर प्लेसिंग द पैड्स ऑन द क्लाइंट्स चेस्ट एंड बिफोर डिस्चार्जिंग द डिवाइस। एक पेशेंट है VF का, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का, पैड्स जो है आपने रख दिए हैं पेशेंट की चेस्ट पे, तो कौन सा इंटरवेंशन लोगे आप बिफोर डिस्चार्जिंग द डिवाइस, की आप शॉक दो उससे पहले क्या चेक करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन इज इंश्योर दैट द क्लाइंट हैज बीन इंट्यूबेटेड, इंट्यूबेट है पेशेंट, नो। जब भी VF का पेशेंट है वी विल फॉलो CAB, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग, ठीक है। तो इधर अपनी प्रायोरिटी रहेगी डायरेक्ट डिफिब्रिलेट करना, एयरवे को हम बाद में देखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड इज सेट द डिफिब्रिलेटर टू सिंक्रोनाइज मोड, नो, डिफिब्रिलेशन इज अनसिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, एंड सिंक्रोनाइज क्या होता है? कार्डियोवर्जन, ठीक है।
थर्ड इज एडमिनिस्टर एम्योडेरोन बोलोस देंगे बट आफ्टर डिफिब्रिलेशन, ठीक है, पहले देने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट इज कंफर्म द कार्डियक रिदम, यस वी हैव टू कंफर्म द कार्डियक रिदम। डिफिब्रिलेट आप कर रहे हो पेशेंट को, आप दोबारा से कंफर्म कर लो कि वीएफ प्रेजेंट है या नहीं है, पल्सलेस वीटी है या नहीं है, बिकॉज डिफिब्रिलेटर जो है सिर्फ इन दो कंडीशंस में किया जाता है। एंड अगर आप बिना इन दो कंडीशन को देखे आप डिफिब्रिलेट कर दोगे एंड बाय चांस ये दो वेव्स नहीं थी, दो रिदम्स नहीं थी, तो जो है पेशेंट में और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, डिसरिदमियाज और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हियर वी हैव टू कंफर्म द कार्डियक रिदम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। ए क्लाइंट इन वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज अबाउट टू बी डिफिब्रिलेटेड, which energy level would the nurse set on the monophasic defibrillator machine for the first delivery? VF का पेशेंट है, उसको डिफिब्रिलेट करने वाले हैं, तो आप क्या एनर्जी सेट करोगे मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर मशीन पे, ठीक है। देखो डिफिब जो हम करते हैं उसके दो तरीके हैं, आप मोनोफेजिक कर लो या फिर बाईफेजिक कर लो, ठीक है। मोनोफेजिक में क्या है, करंट एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके, एंड बाईफेजिक में जो है करंट दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, एक पैड से इधर से आएगा दूसरे से इधर से आएगा, ठीक है। ये जो है मोनोफेजिक जो है लेस एफिशिएंट होता है, इसीलिए आजकल यूज नहीं किया जाता, बट बाईफेजिक इज मोर एफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोफेजिक जो है मोर मायोकार्डियल डैमेज करता है, इसीलिए ये यूज नहीं हो रहा है, एंड बाईफेजिक इज लेस मायोकार्डियल डैमेज करेगा, ठीक है। मोनोफेजिक को मोर एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, एंड बाईफेजिक को लेस एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट इज मोनोफेजिक में एक फिक्स्ड जूल्स रहते हैं, फिक्स एनर्जी रहती है, दैट इज 360 जूल्स, ठीक है। बट बाईफेजिक में फर्स्ट जो है हम सेटिंग रखेंगे 120 से 200 जूल्स पे, देन जो है हम इसको इंक्रीज करेंगे, ओके। तो इधर से ही जो है अपना आंसर क्लियर हो गया है, 360 जूल्स। इन्होंने बोला है मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर मशीन है, कितना आप जूल सेट करोगे, इधर मैंने बता दिया 360 जूल्स यूज होता है, फाइन। नेक्स्ट इज द नर्स इज इवेल्युएटिंग अ क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू कार्डियोवर्जन, विच असेसमेंट वुड बी द प्रायोरिटी। एक पेशेंट है जिसको कार्डियोवर्जन किया गया है, ठीक है, कार्डियोवर्जन दिया है, तो अब आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले नंबर पे क्या देखोगे, ठीक है। कार्डियोवर्जन अभी मैंने बताया था सिंक्रोनाइज्ड है, आर वेव पे जो है इलेक्ट्रिकल करंट देंगे हम, उसके बाद में ये कब दिया जाता है, ए सिस्टोल में या फिर पीईए, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। जिस केसेस में पल्स प्रेजेंट है उन केसेस में हम कार्डियोवर्जन देंगे। दिस इज पेनफुल प्रोसीजर, ठीक है, इसके इसीलिए हम जो है इस केसेस में पेशेंट को सिडेट करते हैं, ठीक है, सिडेट कर देंगे। अब पेशेंट को हमने सिडेट किया है तो इसीलिए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल है। और रेस्पिरेटरी है तो ऑब्वियसली वी विल इंश्योर एयरवे पेटेंसी, ABC यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो ऑप्शन इज एयरवे पेटेंसी हम इसमें देखेंगे, तो ये अपना राइट आंसर हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लड प्रेशर, ये जो है सर्कुलेशन पार्ट में आता है तो इट इज नॉट नीडेड, हम पहले एयरवे पेटेंट करेंगे। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन फ्लो रेट, तो तब देंगे ना जब हम पहले एयरवे पेटेंट कर लें, पहले एयरवे बनाओ फिर ऑक्सीजन दो, ठीक है। तो एयरवे इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो है बाद में देखेंगे, पहले एयरवे सिक्योर कर लो, बाद में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना। तो इधर एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई सेडेशन इज गिवन इन कार्डियोवर्जन, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका कि इट इज अ पेनफुल प्रोसीजर, दैट्स व्हाई सेडेट करना पड़ता है। So next question is, the nurse is caring for a client who has just had implantation of an automatic internal cardioverter defibrillator. Which assessment is the nursing priority? ठीक है, एक पेशेंट है जिसको डिफिब्रिलेटर जो है इम्प्लांट कर दिया है, अंदर ही बॉडी के अंदर डाल दिया है। आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, ठीक है, जस्ट प्लेस किया है, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे। फर्स्ट इज एंजाइटी लेवल, सेकंड इज एक्टिवेशन स्टेटस कि वो चालू हुआ है नहीं हुआ है, डिवाइस की सेटिंग्स देखोगे, या फिर मेडिक अलर्ट कार्ड दे दोगे। एक कार्ड दिया जाता है जिसमें जो है सब कुछ लिखा रहता है कि इस पेशेंट को ऐसा ऐसा इम्प्लांटेशन लगा हुआ है, तो अगर सिक्योरिटी है, जैसे कि एयरपोर्ट पे अगर पेशेंट जाता है तो उसकी चेकिंग ना की जाए, ठीक है, बिकॉज उसमें मैग्नेट्स होती हैं। एंड लास्ट इज नॉलेज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन पोस्ट डिस्चार्ज फिजिकल एक्टिविटी। हम जो है फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताएंगे कि भाई कि ये सब नहीं करना है, कौन सी चीज को आप प्रायोरिटी दोगे। अब पहले ये समझो ये होता क्या है। ऑटोमेटिक इंटरनल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर है, इसका मतलब ये जो है इलेक्ट्रिकल शॉक देगा किस पेशेंट्स में, जिसको VF आएगा और पल्सलेस VT होगा, ये ऑटोमेटिकली रिदम असेस कर लेगा, कोई मॉनिटर की जरूरत नहीं है, खुद ही ये असेस कर लेगा और खुद ही शॉक दे देगा, ठीक है। तो जिन पेशेंट्स में जल्दी जल्दी VT VF होने का खतरा होता है, ठीक है, उनको हमेशा के लिए मॉनिटर पे तो नहीं रखा जा सकता, उनको घर भी भेजना होता है,
तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, इम्प्लांट कर देंगे डिफिब्रिलेटर को और वो खुद ही असेस करेगा रिदम को एंड शॉक दे देगा, ठीक है। तो अगर हमने इम्प्लांटेशन किया है, पहला हमारा प्रायोरिटी ये है उसका एक्टिवेशन स्टेटस देखेंगे कि जो चीज़ लगाई है वो चालू भी है नहीं है, एंड उसकी सेटिंग्स ठीक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज एंग्जाइटी लेवल। देखो एंग्जाइटी लेवल इज वेरी नॉर्मल, कोई भी प्रोसेस करो आप, ठीक है, कोई चाहे छोटा सा आप इंजेक्शन भी लगा रहे हो, पेशेंट में तो एंग्जाइटी होती है, ठीक है, उसको एड्रेस करेंगे, बट इसको बाद में भी एड्रेस किया जा सकता है, पहले हम अपना डिवाइस देखेंगे। थर्ड इज मेडिकल अलर्ट कार्ड दे देंगे। मेडिकल अलर्ट कार्ड देना जरूरी है, बट वो पोस्ट डिस्चार्ज, जब पेशेंट घर चला जाएगा तब उसकी जरूरत पड़ेगी, तो अभी ये इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है। एंड लास्ट इज नॉलेज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। उसको बताएंगे कि भाई जो ये अफेक्टेड आर्म है, जिस साइड हमने इम्प्लांट लगाया है, उस आर्म की मोबिलिटी कम रहनी चाहिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, बट ये सब जो है बाद की बातें हैं, पहले हम इम्प्लांट पे ध्यान देंगे, एक चीज। दूसरी चीज इधर जो है हमें ध्यान देना है कि मैग्नेट के आसपास जो है पेशेंट ना आए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स से जो है इसका जो सेटिंग है या इम्प्लांट है वो जो है खराब हो सकता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से दूर रहना है पेशेंट को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट्स ईसीजी स्ट्रिप शोज एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रेट जो है, ठीक है, अपना नॉर्मली होना चाहिए 60 से 100 के बीच में, ठीक है, तो इसका मतलब टैकीकार्डिया तो है पेशेंट को, यहीं से पता चल गया। एंड पीआर इंटरवल जो है 0.14 है, अपना नॉर्मल कितना होता है 0.12 से 0.20 तक सेकेंड्स में, ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है। QRS जो है 0.08 है, ये कितना होता है 0.06 से 0.10 सेकेंड्स तक, ये भी नॉर्मल है। और PP एंड RR इंटरवल आर रेगुलर, ये भी इंटरवल जो है रेगुलर है। तो ये कौन सी रिदम है? दिस इज साइनस टैकीकार्डिया, मतलब हर रिदम जो है नॉर्मल है, बस हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, सो दिस इज साइनस टैकीकार्डिया। सेकंड ब्रेडिकार्डिया होता तो ऑब्वियसली 60 से नीचे दिखता आपको हार्ट रेट। नेक्स्ट इज साइनस डिसरिदमिया, अगर डिसरिदमिया होता तो यहाँ पे ये रेगुलर की बात नहीं करते रिदम की, ठीक है। एंड लास्ट इज नॉर्मल साइनस रिदम, नो नॉर्मल तो नहीं है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज असेसिंग द न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस ऑफ अ क्लाइंट हु रिटर्न टू द surgical nursing unit 4 hours ago after undergoing aorto bifemoral bypass graft, ठीक है। The affected leg is warm and the nurse notes redness and edema. The pedal pulse is palpable. How would the nurse interpret the client's neurovascular status? एक पेशेंट है जिसका aorto bifemoral bypass graft हुआ है, ठीक है, 4 hours पहले हुआ है। अभी जो है अफेक्टेड लेग जो है वार्म है एंड नर्स जो है रेडनेस एंड इडीमा नोट कर रही है, बट पीडल पल्स इज पाल्पेबल। तो आप इस न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को क्या बोलोगे कि इट इज एक्सपेक्टेड या इम्पेयर है या डिटेरियोरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आयोटो बाइफेमोरल बाईपास ग्राफ्ट होता क्या है, ठीक है। दिस इज डन इन, ठीक है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या होता है, देखो आयोटा से ब्लड आ रहा था ऑक्सीजनेटेड, मतलब अच्छा ब्लड आ रहा था नीचे की तरफ आर्टरीज में, ठीक है, फिमोरल आर्टरीज में, बट बीच में जो है ब्लॉकेज हो गई है, उसकी वजह से पैर को मतलब लेग को पूरा ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो अपने लेग में क्या दिखेगा, कोल्ड लेग्स दिखेंगे, ठीक है, एंड पल्स जो है वीक होगी, ठीक है। दूसरी बात, थर्ड थिंग, हेयर लॉस, उस लिम्ब में जो PAD से अफेक्टेड है उसमें हेयर लॉस होगा, हेयर ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज नंबनेस देखने को मिलेगी उस अफेक्टेड लेग में, और डिले वुंड हीलिंग, अगर कोई वुंड हो गया है तो वो हील ही नहीं करेगा क्योंकि ब्लड तो आ ही नहीं रहा है वहां तक, ठीक है। तो दिस इज PAD। दोबारा बता देती हूँ, PAD पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इसमें क्या होता है, आयोटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था फिमोरल आर्टरीज में, बीच में ब्लॉकेज की वजह से कोई प्लाग फॉर्म हो गया है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, ठीक है, उसकी वजह से लेग को जो है ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और अगर किसी लेग को ब्लड नहीं मिलेगा तो आप खुद दिमाग लगाओ कि कोल्ड मिलेगा वो लेग, पल्स जो है वीक मिलेगी, हेयर लॉस होगा, नमनेस होगा, डिले वुंड हीलिंग होगी, ठीक है। ये तो हो गया पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अब हम करेंगे क्या, कुछ ट्रीटमेंट तो इसका देना है, इसके लिए हम करते हैं आयोटो बाइफेमोरल बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। एक ग्राफ्ट लगा देते हैं, जैसे कि ये जो है आयोटा है, ठीक है, आयोटा, एंड ये जो है फिमोरल आर्टरी है। अब ये जब सीधी आ रही थी, बीच में यहाँ पे प्लाग था, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया था। तो इस सर्जरी में क्या करेंगे, हम एक बाईपास बना देंगे, एक नया रास्ता बना दिया है। ये ब्लड जो है अब यहां से होके जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, सीधा आएगा ही नहीं, ठीक है।
बाईपास समझ लो, एक नया रोड बना दिया है, ठीक है, यहाँ से रास्ता बना दिया है, अब जो है लेग्स को पूरा ब्लड मिलेगा, ठीक है, सोल्यूशन कर दिया है हमने। अब हुआ क्या है, सर्जरी तो कर दी, आयोटा बाइफेमोरल बाईपास ग्राफ्ट बना दिया, ठीक है, एंड जस्ट अभी जो है पेशेंट जो है अपने वार्ड में आ गया है 4 घंटे पहले। अब आप देख रहे हो जो अफेक्टेड लेग है वो वार्म है, गर्म है, ठीक है, रेडनेस भी है एंड इडीमा भी है, और पीडल पल्स जो है पाल्पेबल है। तो आप इसको क्या मानोगे, ठीक है। तो दिस इज एक्सपेक्टेड, न्यूरोवस्कुलर स्टेटस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो थ्रू द लेग। यही तो प्रॉब्लम थी, ब्लड नहीं आ रहा था, अब जो है ब्लड आने लग गया है, तो आपको वार्म भी मिलेगा, ब्लड अगर आ रहा है वार्म मिलेगा, रेडनेस मिलेगी, थोड़ा सा इडीमा भी मिल सकता है, और पल्स भी जो है पाल्पेबल होगी। दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है, तो दिस इज एक्सपेक्टेड, यही तो हम चाह रहे थे, तो ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। बाकी जो है सेकंड में जो है मॉडरेटली इंपेयर जैसा कोई साइन नहीं है। थर्ड इज न्यूरोवस्कुलर स्टेटस जो है डिटीरियोरेट कर रहा है, नहीं डिटीरियोरेट कर ही नहीं रहा है, पीडल पल्स तक पाल्पेबल है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड फोर्थ इज द न्यूरोवस्कुलर स्टेटस शोज एडिक्वेट आर्टीरियल फ्लो, ठीक है, बट वीनस कॉम्प्लिकेशन आर अराइजिंग। नो, वीनस कॉम्प्लिकेशन भी कुछ नहीं दिख रही है। वीनस कॉम्प्लिकेशन मतलब डीवीटी की बात हो रही है ये, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, पीएडी एंड डीवीटी। पीएडी मतलब आर्टरीज में होता है, एंड डीवीटी जो है वेन में होगा, वीनस में होगा। पीएडी में क्या है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ओके, बट डीवीटी में क्या है, क्लॉट आ गया है, क्लॉट बीच में जो है जम गया है। पीएडी में जो है हमें कोल्ड फीट मिलेंगे, कोल्ड लेग्स मिलेंगे, बट डीवीटी में जो है वार्मथ हमें देखने को मिलेगी। पीएडी में पल्स जो है एब्सेंट है, डीवीटी में पल्स प्रेजेंट है। पीएडी में वॉकिंग जो है डिफिकल्ट होती है, जब वॉक करेगा पेशेंट जब पेन होगा, एंड डीवीटी में रेस्ट के टाइम पे पेन होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पीएडी एंड डीवीटी। डीवीटी में एक होमन साइन देखने को मिलता है, आपने सुना होगा, HOMAN। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट जो डोर्सी फ्लेक्शन करता है फुट का, तो उसको काफ मसल्स में पेन होता है। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो और हेल्पफुल लगी हो, ठीक है। एंड नाउ वी विल मीट इन सम अनदर वीडियो विद सम अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। टिल देन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।